अभिनंदन, स्वागत संविधान ज्ञान चर्चा के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार दादरा जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंजाब आरबीएम। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करें। आदरणीय दादरा साहब। धन्यवाद जी योगेश जी। आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के स्पेशल अधिवेशन संविधान चर्चा के आज के एपिसोड में मैं सभी साथियों को, सभी देश से जुड़े हुए हमारे बौद्ध महासभा के सभी साथियों को, बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूँ, नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और जो ये माह हमारा चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर सभी देशवासी, सभी विश्व में हर जगह पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए आप सभी के साथ ये दुआ करता हूँ कि हमारा आज का एपिसोड बड़ा बढ़िया चले और सभी दर्शकों को हमारे जो आज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री आर.सी. धीमान जी, उनकी बातें संविधान के संबंध में अच्छी तरह समझ में आए। तो मैं आज की मीटिंग शुरू करने के लिए आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हम आओ मिल बैठकर ध्यान से आज की संविधान चर्चा पर विचार करें और सुने। आज्ञा है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे दादा, आपके इस आरंभ प्रस्ताव के बाद मैं सीधा बिना किसी औपचारिकता के हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान ज्ञान के विशेषज्ञ, हमारे आइडियल द वन एंड ओनली आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आज के संविधान ज्ञान चर्चा को थोड़ी देर पर प्रारंभ करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर साहब, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद माननीय सोनवानी जी। आज लैपटॉप थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए जो है बुक के माध्यम से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक सोमवार को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं देश के नागरिकों को निःशुल्क संवैधानिक शिक्षा देता हूं और एक घोषणा भी करता हूं। तो मेरा नाम आर.सी. धीमान है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और भारत के संविधान के अंदर आस्था एवं विश्वास रखता हूं। धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि संविधान के जो उद्देश्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय इत्यादि का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। और भारत देश के अंदर विधिक अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से निःशुल्क संवैधानिक ज्ञान
देश के नागरिकों को प्रदान करने का काम करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालन करता, और भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसे कि हम लोग भारत के संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज आर्टिकल 194 पर चर्चा की जानी है। आर्टिकल 194 राज्य के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के संबंध में। तो आर्टिकल 194 में जो विधानसभाएं हैं, भारत देश के अंदर जो राज्य है उनके अंदर जो विधानसभाएं हैं या विधान परिषद है या अन्य सदन है, इसके अंदर जो सदस्य हैं, विधायिका में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को संविधान द्वारा कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। What are the power of the member of the legislation? दूसरी बात, शक्तियों के साथ उनको कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। वो विशेष अधिकार क्या है, छूट क्या है उनको, इत्यादि के संबंध में आर्टिकल 194 में चर्चा की गई है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो है मुझे वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल नजर आता है, क्योंकि जो है सदन के अंदर बोली गई बातों पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये जो है लोगों को जानकारी होनी चाहिए, खास तौर से वे लोग जिनको राजनीति करनी है, जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन के अंदर बोला जा रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या शक्तियां हैं उनके पास, इसी संबंध में चर्चा है। तो 194(1) के अंदर बताया गया है, पहली कंडीशन कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन, यानी कि इस संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके अधीन रहना, उसके अंडर में रहना है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन, यानी इस संविधान के दायरे में रहना, इस संविधान के बाहर नहीं निकलना, पहले पॉइंट। दूसरा, विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहना है। दूसरा पॉइंट, पहला तो मेंबर को, जो सदन के सदस्य हैं, राज्य के विधानमंडलों के जो सदस्य हैं, उनको संविधान के दायरे में रहना है। दूसरा, जो विधानमंडल की प्रक्रिया के नियम हैं, जो स्थायी आदेश हैं,
उनके भी दायरे में रहना हो, उनके भी अधीन रहना हो। इन दोनों दायरे में रहते हुए इन सदस्यों को राइट टू स्पीक, यानी कि जो आर्टिकल 19(1)(a) में स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्रदान है, वह स्वतंत्रता राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो है उन्हें प्राप्त होगा। आर्टिकल 194(1) में यह है बताया गया है इस सदन के सदस्यों को भारत के संविधान के अधीन रहते हुए, आर्टिकल्स के अधीन रहते हुए, और जो सदन की जो प्रक्रिया है उसके नियम और जो सदन के स्थायी आदेश हैं उनके अधीन रहते हुए सदन में बोलने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर आर्टिकल 194 में जो सदस्य हैं उनको सदन में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सिंपल भाषा में राइट टू स्पीक। आर्टिकल 19(a) के अंतर्गत भारत के नागरिकों को राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन प्रदान किया गया है कि भारत के नागरिक कुछ निबंधनों के तहत बोल सकते हैं, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो वो जो राइट टू स्पीक सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है यहाँ पे भी है। तो जब यहाँ पर है, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे स्पेशल देने की क्या जरूरत थी? वहां पे जो आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है, नागरिकों को प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, उसमें अगर कोई निबंधनों के परे जाकर के कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं 194(2). 194(2) क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब विधानमंडल के अंदर यदि कोई सदस्य द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई मत दिया जाता है, उसकी व्यू होती है कि भाई हमारा यह विचार है, या उसकी किसी समिति में कोई समिति बनाई गई है, उस समिति के अंदर वह भी अपना व्यू देता है सदस्य, और अन्य लोगों को लगता है ये तो आपराधिक स्टेटमेंट हो गया, ये तो मानहानि पूर्वक मामला बन गया, सदन के अंदर ऐसा बोला, हाँ? क्यों ना आपके विरुद्ध मानहानि का मामला लाया जाए। तो ये जो 194(2) कहता है कि सदन के अंदर यानी विधानमंडल के अंदर या विधानमंडल की किसी समिति के अंतर्गत यदि कोई सदस्य कोई मत देता है, कोई विचार देता है,
तो उस मत के विरुद्ध या उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। रोक दिया। What is the difference between Article 19(1)(a) and Article 1942? दोनों के बीच में क्या अंतर है? अनुच्छेद 19(1) में जो नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है, वह इन माननीय सदन के सदस्यों को भी प्राप्त है, परंतु ये इनको सदन के अंदर विशेष अधिकार दे दिया गया है संविधान के द्वारा। इस सदन में अगर आपके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो आपको न्यायिक कार्रवाई से अलग रखा गया, आपके विरुद्ध कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी सदन में। मतलब कि यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई है सदन के सदस्यों को। क्यों सुरक्षा प्रदान की गई है? इसलिए प्रदान की गई कि यदि सदन के सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपना विचार न रख पाएंगे तो सदन में एक अच्छा कानून नहीं बन पाएगा। सदन में एक अच्छा कानून बनाने के लिए सदन के सदस्यों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, सोचने की आजादी भी होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति कोई कानून बना हुआ है, उस कानून के विरुद्ध कुछ सोचता है, कुछ योजना बनाता है, बोलता है, और किसी को लगता है कि नहीं इसके विरुद्ध तो ये कैसे कह दिया है? ये कैसे बोल दिया, ये तो आपराधिक मामला है, तो क्यों ना इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये जो कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं, रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, एक तो वो लोग हो गए, दूसरे हो गए प्रोग्रेसिव सोच के लोग। तो कंजर्वेटिव कहता है कि नहीं, यथा स्थिति बरकरार रखी जाए, जैसा है वैसे ही रहेगा, एज इट इज। और प्रोग्रेसिव कहता है कि चेंज, हम बदलाव कर सकते हैं, हमें बदलाव करना चाहिए। तो दोनों के विचारों में भिन्नता है। कंजर्वेटिव यथा स्थिति चाहता है और प्रोग्रेसिव परिवर्तन चाहता है। तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है सदन के अंदर। अब प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट को आने के लिए, वक्तव्य को आने के लिए जरूरी है कि प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट को देने वाले मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, विचारों को वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक रखने की स्वतंत्रता हो, भय रहित। तो अगर एक मेंबर जो सदन का भयभीत रहेगा कि कहीं हमारे ऊपर कोई केस ना लग जाए, आपराधिक मामला ना बन जाए, तो बोल ही नहीं पाएगा। और जब वो बोल नहीं पाएगा तो फिर कंजर्वेटिव सिस्टम चलता रहेगा, देयर विल बी नो एनी चेंज। जब चेंज नहीं होगा तो फिर अच्छे कानून नहीं बनेंगे, क्योंकि कानून बनाने के लिए कानून का संशोधन बहुत जरूरी है। चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, चाहे कोई भी लॉ। एज एग्जाम्पल कोई हिंदू लॉ है, लंबे समय से चला आ रहा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई संशोधन करना है तो कैसे होगा? बोलना पड़ेगा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ उस सदन के मेंबर को बोलना पड़ेगा कि ये पॉइंट हटाओ, ये रखो। और उससे कहीं किसी की भावना आहत हो गई तो मुकदमा लग जाएगा। तो लेकिन सुधार तो होना चाहिए, सुधार तो होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन चाहिए सदन में। इसलिए इस तरह के बहुत सारे मामले हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल है। इसलिए अनुच्छेद जो है 194(2) के अंदर कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात
कोई भी बात कही गई, किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दैट इज क्लियर। ये विशेष अधिकार प्रदान किया गया। आगे और कहते हैं कि और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यानी कि कोई मत भी अगर देता है, कोई चीज प्रकाशित होती है, प्रतिवेदन देता है, तो या कोई कार्रवाई होती है तो उसके द्वारा की जा रही है ऑन पेपर, तो उस पर भी जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई न्यायालय में नहीं लाई जाएगी। कहने का मतलब है अनुच्छेद 194 मेंबर्स के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई से निवारित करता है। ठीक? अनुच्छेद 194(3) के अंदर चलते हैं। अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। और जब तक ये एक पॉइंट है कि जो है इसमें विधान मंडल के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की शक्तियां क्या होंगी, कितनी शक्तियों की उन्हें जरूरत है और कितना विशेषाधिकार चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट ये हुआ कि भाई चलो आप लोग सदन में स्वतंत्रता पूर्वक बोल सके, इसलिए जो है आपके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट पर आपके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक ये विशेषाधिकार दिया गया। और क्या विशेषाधिकार चाहिए सदन के सदस्यों को? तो समय काल परिस्थितियों के अनुसार कानून की आवश्यकता होती है। कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं कि कुछ उन्हें विशेष अधिकार की और आवश्यकता हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 194(3) समय समय पर उनकी शक्तियों, उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के लिए यह प्रावधान करता है कि जो भी सदन द्वारा समय समय पर विधियां बनाई जाएंगी इन मेंबर्स के लिए, विशेषाधिकार संबंधी विधियां, उनकी शक्तियों से संबंधित विधियां और उन्मुक्तियों से संबंधित विधियां, जो भी इन फ्यूचर हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनाए वो भी उन्हें प्राप्त होगी। जैसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना और बनने के बाद जो है भारत की जनता को सौंप दिया गया, लागू हुआ। और तब से लेके आज जो संशोधन उसमें हुए, जैसी, क्योंकि हमारी बाबा साहब वाली पीढ़ी नहीं रही, वो पीढ़ी चली गई दुनिया से, कुछ लोग रह गए, अभी होंगे, परंतु वो पीढ़ी चली गई। उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी को प्राप्त हुआ वह संविधान और काल और परिस्थितियों के अनुसार जो भी उसमें आवश्यकता महसूस की गई, उसमें संशोधन किया गया। और आने वाले काल में ये पीढ़ी भी नहीं रहेगी और ये संविधान रहेगा, और जो आने वाली पीढ़ी है उन हालातों में जब भी उसे जैसी जरूरत होगी वह संशोधन करेगी। तो उस समय उन मेंबर्स को क्या हो सकता है, कौन सी शक्तियों की जरूरत है, कौन से विशेषाधिकार की जरूरत है, कौन सी उन्मुक्तियां उन्हें चाहिए, वह उन विधियों के द्वारा बनाएंगे। और अगर वह बनाते हैं तो वो सारी की सारी उन्हें प्राप्त होगी। ये दूरगामी जो है आर्टिकल है, ये जो है उन्हें विशेष अलग से जो है मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है, और जो आवश्यकता हो वो अपना विशेषाधिकार इसमें सृजित करेंगे।
और जब तक कि वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक ये जो शक्तियां हैं वो वही होंगी जो वर्तमान समय में उन्हें प्राप्त। वर्तमान समय में क्या है कि संविधान के जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रयुक्त होने के से ठीक पहले उस सदन की और उस सदन के सदस्यों की समितियों को थी, वो शक्तियां बनी रही। अब आर्टिकल 194(4) में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उसके संबंध में खंड 1, खंड 2, खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो आर्टिकल 194 है, इसके जो है सब क्लॉज 1 में बताया गया कि विधानमंडल के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। कैसे होगी? संविधान के दायरे में रहते हुए होगी। जो पूरा संविधान है उसके एक एक आर्टिकल के दायरे में रहते हुए उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होगी। विधानमंडल की जो विनिमयन की जो प्रक्रिया के नियम है उसके दायरे में रहते हुए उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कोई स्थायी आदेश है विधानमंडल का, उसके दायरे में रहते हुए बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये 3 बिंदुओं के आधार पे विधानमंडल के सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यहाँ पर स्वतंत्रता जो प्राप्त हो रही है विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त हो रही है। और 194(2) के अंदर क्या है? ये जो स्वतंत्रता बोलने की प्राप्त हो रही है, उस स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए जब कोई मेंबर ऑफ सदन का सदस्य बोलता है, तो उस बोले हुए वक्तव्य के विरुद्ध या किसी रेफरेंडम जो दे रहा है, प्रतिवेदन दे रहा है, उसके विरुद्ध या किसी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 94 के अंदर 194(3) में ये जो है सदन को अपने मेंबर के लिए विशेषाधिकार और शक्तियां और उन्मुक्तियों को और विस्तार देना है तो विस्तार दे सकते हैं, लेकिन अगर वह किसी नियम किसी कानून के तहत अपनी शक्तियों में विस्तार नहीं देते हैं तो ये जो शक्तियां संविधान में प्रदान है उसी के अनुसार उन्हें शक्तियां प्राप्त रहेंगी। ये 3 पॉइंट बिल्कुल बंच में है एक साथ। चौथा पॉइंट जो है 194(4) है, वो क्या कहता है? किसी व्यक्ति, यहाँ पर जिन व्यक्तियों की बात की गई है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर जो सदन के मेंबर हैं, राज्य के मेंबर हैं, उनके संबंध में तो हो गई है, परंतु यहाँ व्यक्तियों की बात की गई है। व्यक्तियों में कैसे? अब जैसे मान लो कि अशोक सोनवानी जी को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुला करके कोई वक्तव्य देना है, इनके माध्यम से कोई व्यू रखवाना है किसी एक्सपर्ट के माध्यम से। अब अशोक सोनवानी जी वहां जा रहे हैं बोलने के लिए, तो वो सदन के सदस्य तो नहीं है। जब वह सदन के सदस्य नहीं है तो आर्टिकल 194 अशोक सोनवानी जी को वहां पे बोलने की परमिशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 194(1) सिर्फ सदन के लोगों को
वहां पर बोलने की शक्ति मेंबर को प्रदान करता है। और यहाँ पे अशोक सोनवानी जी छत्तीसगढ़ के जो है सदन के सदस्य तो है नहीं, राज्य विधानसभा के, तो फिर वो कैसे बोलेंगे? तो वो बोलेंगे अनुच्छेद 194 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के माध्यम से। तो 194 में बताया गया, जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, अगर उन्हें अधिकार दिए तो फिर वह 194A, 194B, 194C के आधार पर बोलेंगे और उन पर भी ये उपबंध लागू होंगे। इस तरीके से 194 कंप्लीट होता है। पिछली 195 195 में क्या है? सदस्यों के वेतन और भत्ते। माइक बंद कर लेंगे आदरणीय दादरा साहब। जो वेतन और भत्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं 194 पे, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझने के साथ साथ इस पर इसके जो है उद्देश्य और क्या। अब 194 जो है आर्टिकल, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। 194 एक के ऊपर विचार करते हैं। 194 एक के अंदर जो बात कही गई है वह कही गई है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन, इस पॉइंट पे हम लोग विचार करते हैं, किसी भी राज्य के सदन का सदस्य, किसी भी राज्य के सदन का सदस्य संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे बोलने की स्वतंत्रता है। अब सवाल ये है कि राज्य के सदन के सदस्य को संविधान के अधीन रहते हुए बोलना है, परंतु संविधान में क्या है उसे पता नहीं। महत्वपूर्ण सवाल। जब संविधान के उपबंध उसे पता नहीं, तो वह उसके अधीन कैसे रहेगा, नियंत्रण में कैसे रहेगा? महत्वपूर्ण सवाल है। एक सदस्य राज्य का, जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि संविधान के दायरे में रहिए, परंतु उसे संविधान का ही नहीं पता। जैसे एक प्लाट हम खरीदते हैं और उसकी एक चौहद्दी होती है, ये 200 वर्ग मीटर का प्लाट है और यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री बनानी है, चौहद्दी। और अगर हम मजदूरों को कह दें कि भाई अपनी चौहद्दी के अंतर्गत बाउंड्री बना के हम ठेकेदार को दें कि भाई अपनी ये प्लाट में बाउंड्री बननी है और ये जो है पूरा ठेका आपको दे रहे हैं और हमारी चौहद्दी के अंदर बाउंड्री बना करके हमें कंप्लीट करके दीजिएगा 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में, परंतु ठेकेदार को चौहद्दी न मालूम हो, लेफ्ट में कितनी दूर जाना है, राइट में कितनी दूर जाना है, पूरब में कहाँ तक जाना है, पश्चिम में कहाँ तक जाना है, तो 2 हफ्ते बाद जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो कहेगा साहब कहाँ से नींव डालूं, कुछ पता नहीं है। आपने बता तो दिया बाउंड्री बनानी है, परंतु ये शुरुआत कहाँ से होगी, यानी कि चौहद्दी के अभाव में वो काम नहीं कर सकता। तो संविधान के ज्ञान के अभाव में वह उसके अधीन कैसे रहेगा, उसके नियंत्रण में कैसे रहेगा? संविधान की जानकारी नहीं होगी तो कैसे उसका पालन करते हुए वह उसके नियंत्रण में रहते हुए राइट टू स्पीक का लाभ ले सकेगा?
ये है विधिक जागरूकता, यह है विधिक जागरूकता की आवश्यकता, यही है विधिक साक्षरता। तो कानून के राज में, कानून के राज में 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने संविधान के उपबंधों को क्या इस दृष्टिकोण से गंभीरता से लिया कि हमारे माननीय लोगों को संविधान की कितनी जानकारी है और कितनी नहीं है। क्या वह संविधान के उपबंधों के अधीन रह सकते हैं? क्या उन्हें लिमिटेशंस मालूम है? क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? अगर नहीं है तो फिर इन माननीय सदस्यों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये अंगूठा छाप? अंगूठा छाप का मतलब क्या है? एकेडमिक नॉलेज, मैं बीए हूँ, मैं बीएससी हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना? लेकिन किस चीज में हूँ? एकेडमिक में हूँ। इस क्षेत्र में आपको एक जो है पीएचडी है, डॉक्टरेट की उपाधि है, परंतु कानून के क्षेत्र में आप अनपढ़ हो। कानून के क्षेत्र में आप अनपढ़ हो। तो एक कानून के क्षेत्र में अनपढ़ मेंबर, एक कानून के क्षेत्र में अनपढ़ मेंबर सदन में संविधान के उपबंधों के अधीन कैसे रहेगा? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देश की जो सरकारें हैं उनके सामने खड़ा होता है। दूसरा बिंदु है कि जो लीडरशिप कर रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर लीडर हैं, उनको भी मैं कभी कभी सुनता हूँ कि भाई सदन में जो है फलाने नेता ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया था, सदन के बाहर ऐसा स्टेटमेंट दिया था, माना नहीं लगेगा, क्रिमिनल केस लगेगा। तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि संविधान के दायरे में रहते हुए वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वो तो अनपढ़ है। एक संविधान, एक कानून की जानकारी जिसे नहीं है वह अनपढ़ है कानून की नजर में, कानून को नहीं जानता। और कानून बनाने वालों ने ये बना दिया कि भाई यह माना जाता है कि भारत की कानून की जानकारी भारत के समस्त नागरिकों को है। कैसे है? एक कानून बना दिया उन्होंने, एक कानून बना दिया कि भाई भारत के नागरिकों को, सभी नागरिकों को कानून की जानकारी है और उनसे कानून के पालन की अपेक्षा की जाती है। अब कानून की जानकारी नहीं, लेकिन अपेक्षा की जाती है। जब हमें कानून नहीं मालूम होता और कानून टूट जाता है, तब कोई कानून का जानकार व्यक्ति बताता है भाई ये कानून तोड़ दिया आपने, आपको इतनी सजा होगी, एफआईआर होती है। कानून पहले नहीं मालूम होता, कानून बाद में मालूम होता है जब हमसे ऑफेंस हो जाता है। ये है समस्या। विधिक जागरूकता की ये है आवश्यकता। तो इसलिए चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे तमिलनाडु हो, जो लीडर्स के वक्तव्य होते हैं वह मान हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आर्टिकल 19 की जो परिसीमाएं हैं वो क्या है, हमें संविधान के अधीन कितना रहना है। अगर हम संविधान के अधीन रहते हुए बोलते हैं तो कभी कोई क्रिमिनल केस नहीं लग सकता, परंतु उन्हें पता नहीं होता है, बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता होता है और वो कुछ भी बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं। और फिर जो है सामने वाले के पास जो लीगल टीम है पूरी एडवोकेट्स की,
जानकार लोगों की। फिर जिस नेता को घेरना होता है, उस नेता के सारे पुराने स्टेटमेंट निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है ऑफेंस बन रहा कि नहीं बन रहा। हाँ, बन रहा। चलो 4 साल पुराने स्टेटमेंट के ऊपर एफआईआर किसी ने लॉन्च कराई। गुजरात में लॉन्च हो गई, दिल्ली में लॉन्च हो गई। आपने 3 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था, आपके विरुद्ध ये अपराध बनता है। उसको घेर लिया, वो न्यायालय में चला गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विधिक जागरूकता का अभाव, एक। दूसरा, लीगल एक्सपर्ट लोगों की कमी। अच्छे लीगल एक्सपर्ट लोगों की कमी होती है, जो लीगल जो है इंफॉर्मेशन जो है अपने लीडर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते। और या तो लीगल इंफॉर्मेशन लीडर से लेना नहीं चाहते कि भाई एरोगेंट इतना है, मैं क्या हूँ, मैं फला मंत्री, मुझे बताओगे कानून? अरे पूरा प्रशासन मेरे हाथ में है, देश का, प्रदेश का। और जब स्टेटमेंट स्लिप हो जाता है और सामने वाले एक्सपर्ट लोग उसको जांचने परखने के बाद एफआईआर लॉन्च करते हैं, तब समझ में आता है कि मैं कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूँ। तो ये जो है सदन के बाहर की स्थितियां हैं। सदन के बाहर की, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी भी सदन का, राज्य का विधानमंडल का सदस्य हो, अगर वह विधानमंडल के अंदर स्टेटमेंट देता है, तब उसके विरुद्ध जो है न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। विधानमंडल के बाहर निकल आया और फिर स्टेटमेंट देता, कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि आम आदमी हो गया। वो प्रक्रिया है। सदन के अंदर वह प्रोटेक्टेड है। सदन के अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया, विशेष उन्नतियां दी गई हैं, शक्तियां जो हैं वो तो कह रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक ही व्यक्ति जो सदन में है, प्रोटेक्टेड है, सदन के अंदर स्टेटमेंट देते समय, और सदन से बाहर आकर के बोलेगा, तो फिर वो संविधान के दायरे में, वो आपराधिक विधियों के अंतर्गत आ। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर दिए गए स्टेटमेंट पर मानहानि का मामला बनेगा? पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बोलता है, राज्य का विधानमंडल वो है, राज्य की परिभाषा में आता है, या जो है प्रदेश के अंदर कोई विधानमंडल है, उसके अंदर कोई नेता कोई बात बोलता है, तो क्या मानहानि का मामला बनेगा? तो 194 जो है 2 का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके अनुसार देखना होगा कि क्या वह सदन के अंदर का मामला है, सदन के बाहर का मामला है, क्या उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, सदन के बाहर का मामला है। ये जो है मंथन का विषय होता है। तो यहाँ पर ये जानकारी जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लीडर्स के संबंध में होना आवश्यक थी। और अब जो है भारत के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो 19(1)(a) के अंतर्गत दिया गया है, उसका कितना इस्तेमाल हम करें, स्वतंत्रता हमें क्या की सीमाएं क्या हैं। तो अभी आर्टिकल 19(1)(a) पर भी अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी जो है हम अनुच्छेद 194 के बाद अनुच्छेद 195 पे चलते हैं। तो अनुच्छेद 195 के अंदर सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है, क्योंकि काम करते हैं, उनके पास और कोई तो काम है। जनता ने उन्हें अपना नेता बनाया है, चुना है। चुनने के बाद जो है सदन में कानून बनाना उनका मुख्य कार्य है। विधान मंडल यानी विधि को बनाने वाला एक मंडल है, वो कानून बनाना उनका काम है, यही उनका मुख्य धंधा है। एक अधिवक्ता का काम कानून बेचने का होता है
और एक विधायिका का काम कानून बनाने का होता है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में साबुन बनता है, कंपनी का काम होता है प्रोडक्शन करना, और फिर उसके बाद जो है स्टॉकिस्ट का काम बेचना होता है प्रोडक्शन का। तो विधायिका कानून बनाती है और विधि व्यवसाय उसको बेचते हैं विधायक, वो एडवोकेट्स। और जो न्यायपालिका है उस कानून का इंटरप्रिटेशन करती है कि कानून है क्या। 3 भाग है। तो सबके अलग-अलग वेतन भत्ते हैं। अधिवक्ता कोई कानून का व्यवसाय करता है, क्लाइंट से पैसा लेता है। न्यायालय जो है विधियों का इंटरप्रिटेशन करता है, उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी। तो इन विधायकों को भी तो, इन सदन के सदस्यों को भी तो मिलना चाहिए। तो 195 के अंतर्गत उनके वेतन और भत्ते क्लियर किए गए हैं। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधानमंडल समय-समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक कि इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर तत्समय प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने का हक होगा। यानी कि जो संविधान के लागू होने से पूर्व जो वेतन भत्ते मिल रहे थे, उन वेतन भत्तों को राज्य की विधानमंडल को संशोधित करना है और जो है तय करना है। परंतु अगर जो है वह संशोधित नहीं करते हैं, तय नहीं करते हैं, तो उनके वेतन भत्ते वही होंगे जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व थे। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 195 समाप्त होता है। अब इसको लास्ट में रिवाइज करते हुए, कंक्लूज करते हुए हम अपना आज का वक्तव्य भी समाप्त करेंगे। अनुच्छेद 194 का 1 यह स्पष्ट करता है कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य संविधान के दायरे में रहते हुए और विधानमंडल के विनियमन, नियमों, आदेशों, स्थायी आदेशों के दायरे में रहते हुए सदन में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा है 194(2) में कि इन्हें सदस्यों को जो बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यह स्वतंत्रता में विशेषाधिकार ये है कि वह जब बोलेंगे या प्रतिवेदन, क्योंकि राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत फिर रिटन में आ जाता है और मौखिक भी आ जाता है। मुँह से बोले या लिख के बोले, तो बोलने का मतलब हमारा लिखित या मौखिक दोनों ही होता है। तो जब ये सदस्य उस विधानमंडल में बोलेंगे, तो बोलते समय जो उनके व्यूज हैं, जो मत है, जो भी बात उन्होंने कही है, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी केस नहीं लगेगा। ये राज्य के विधानमंडल के लोगों को अनुच्छेद 194(2) में विशेषाधिकार प्रदान किया गया। अगर 194(2) ना होता तो क्या होता? मान लो 194(2) ना बनाते तो क्या होता? मान लो है ही नहीं, तो क्या होता? तो फिर ये होता कि फिर अनुच्छेद 19(1)(a) लागू हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो तो लागू है। वो स्वतंत्रता तो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, वो यहाँ पे भी लागू होती है, सदन के अंदर भी जाती है।
सदन के बाहर भी जाती, सदन के अंदर जाती तो फिर जो है सदन के मेंबर्स के विरुद्ध जो है न्यायालय में अभियोग लगाया जाता, केस चलता। अगर ये ना होता, इसलिए ये रखा गया ताकि उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता हो। और 3 में उन्हें विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार दिया गया। आने वाले कल में नेक्स्ट जनरेशन इसको बढ़ा सकती है, प्रेजेंट जनरेशन इसको बढ़ा सकती है, शक्तियों को कम भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और 4 में जो है अन्य व्यक्ति जो कि सदन के अंदर विचार अपना व्यक्त करेंगे, वे जो है उन्हें भी वही सारी अनुच्छेद 1, 2 और 3 में प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी। ये है 94 में जो 195 में जो उनके वेतन भत्ते हैं, वहां सदन उसके लिए नए नियम, नए वेतन भत्ते इत्यादि डिसाइड कर सकता है। अगर नहीं करता है तो इसके वेतन भत्ते वही होंगे जो संविधान के लागू होने से पूर्व 1935 एक्ट के अंतर्गत थे। तो यहीं पे ये बात समाप्त होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरबीएम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि कोई भी संगठन होता है, उसकी उसकी सफलता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी आंदोलन की सफलता उसके अपने मीडिया तंत्र पे होती है। मीडिया के लिए कम से कम एक मैगजीन होती है जो साल में एक बार निकाली जाती है। हर संगठन एक मैगजीन एक साल में निकालता है। उस मैगजीन के माध्यम से सारी जानकारियां जो है वो नागरिकों तक पहुंचाता है। दूसरा, आज के वर्तमान युग में जब हमारे जब परिवर्तनवादी विचारधारा को ब्लैक आउट किया जाता है, छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय से संबंधित आंदोलन है, उन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। अगर हमारा अपना मीडिया होगा तो हमारी बात पहुंचेगी। इसीलिए बाबा साहब ने समाचार पत्र निकाले और उस समय जो इतने भी मीडिया के साधन थे, बीबीसी हो, जो भी चैनल्स हो, आकाशवाणी के, उन सब का उन्होंने भरपूर उपयोग किया, खुद का मीडिया निकाला। तो ये है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मीडिया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो मीडिया है, वो है आरबीएम इंडिया चैनल। वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चैनल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें, उसमें पड़े हुए वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ा टाइम दें उसको और उसको शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आंदोलन को बढ़ाने के उद्देश्य से और भारत देश के अंदर जो है बुद्ध की करुणामय विचारधारा को फैलाने के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं? ये काम भी बहुत ज़रूरी है कि विचारधारा को फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, आप लोग के वीडियो आते हैं, अच्छे-अच्छे इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम्स होते हैं, वो कार्यक्रम एक बार होते हैं, लेकिन उस पर व्यूज़ और उस पर विचारधारा परिवर्तन करने का बहुत बड़ा माध्यम है। उसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा फैलाएँगे, उतने ज़्यादा लोग तैयार होंगे। नेक्स्ट जनरेशन कब आपके विचारों से प्रभावित हो रही, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा तो सिर्फ़ एक ही कार्यक्रम का है कि हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि देश
देश के अंदर संविधानवाद को लाने के लिए, संवैधानिक उपबंधों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और बाकी अन्य जो मीटिंगों के जो है अ, वीडियोज हैं, उनको फैलाने के लिए प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रदेशों में संगठन है, उनकी जिम्मेदारी बांध दी जाए कि आपको ये शेयर करके रिपोर्टिंग करनी है। कितने लोगों को कितने पढ़े, कितने लोगों ने कितने लोगों को शेयर किया, उसकी भी एक रिपोर्टिंग होती है। अगर पूरे देश के अंदर शेयर का सिस्टम चालू होता है सिस्टमैटिक, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आने वाले कल में एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में देश के नागरिकों के सामने होगी। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अशोक बहुत सर। बहुत जी जी बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी जी। कि क्या सदन के बाहर के जो अन्य व्यक्तियों को जो संविधान के दायरे में रह करके बोलने का जो अधिकार है, हाँ, तो ऐसे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं क्या? देखिए जो सदन के बाहर जब हम ऐसे वक्तव्य देते हैं जो आर्टिकल 19(1)(a) में प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे विरुद्ध जो है मानहानि का मामला बनता है। जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में कुछ निर्बंधन से लगाए गए हैं। निर्बंधन से लगाए गए हैं, ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है, उसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्योंकि समता, स्वतंत्रता और बंधुता, 3 अधिकारों के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी। रोजी-रोटी, नौकरी के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। फ्रांस में 1889 में ये 3 अधिकारों के लिए उन्होंने खून सड़कों पे बहा था। बड़े पैमाने पे लोग हाथों-हाथ हुए थे और उन्होंने ये अधिकार जो है माँगा था कि हमें समता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें बंधुता चाहिए। स्वतंत्रता भारत के संविधान के अंदर जब हम देखते हैं तो अनुच्छेद 19(1) में दिखती है। अनुच्छेद 19 में हमें 1 में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। और कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? एक तो जो है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, हमें शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियारों के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये स्वतंत्रता है, हमारी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो भी हम कार्यक्रम लगाते हैं वो हमें इसी अधिकार के तहत हमें प्राप्त है। संगम या संघ बनाने का, जो संघ बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई गई, ये हमें बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो है राइट टू मूवमेंट, यानी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान तक हमें आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि एक जो है नागरिक को भारत में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप चाहे छत्तीसगढ़ जाइए, अपना पैसा ले लो, टिकट लाओ, निकल जाओ। कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। ठीक है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आपको निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, रह सकते हैं। ये स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद आता है कोई, हम रोजगार चुन सकते हैं, कोई पेशा अपना सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, इसकी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ये स्वतंत्रताएं जो है हमको प्रदान है। पहले ये स्वतंत्रताएं हमें नहीं मिली थी। हम बोल नहीं सकते थे, बोलने की आजादी नहीं थी। शांतिपूर्वक हम निरायुध सम्मेलन नहीं कर सकते थे। बाबा साहब को महाड़ सम्मेलन, जल सम्मेलन के लिए जगह नहीं मिल रही थी।
संघ बनाने का भी अधिकार नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान जो है स्वतंत्रता पूर्वक जा नहीं सकते थे। इस गांव के अंदर फलाने बिरादरी के लोग रहते हैं, उधर नहीं जा सकते, उधर से मूवमेंट नहीं कर सकते। ये समस्याएं थी, परंतु समझिए स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। उनकी बस्ती में हम निवास नहीं बना सकते थे। आज जो है हमें कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी बस जाने की स्वतंत्रता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उन स्वतंत्रताओं को प्रदान किया जो भारत के नागरिकों को आवश्यक थी, जो हमेशा के लिए जो है भारत के नागरिकों से छीनी गई थी। परंतु सबसे बड़ी विवादित स्वतंत्रता ये है कि जो बोलने की आजादी, वह कुछ भी बोलने की आजादी नहीं। जैसे एक आदमी बचपन में पढ़ा होगा कि एक आदमी जो है सड़क के ऊपर जो है मॉर्निंग में टहलते हुए अपनी स्टिक नचाते हुए ऐसे टहल रहा था, मूवमेंट कर रहा था, छड़ी नचा रहा था। तो उससे जो है दूसरे व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये छड़ी क्यों नचा रहे हो, हैं? तो उसने कहा हम में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं छड़ी नचा रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया दूसरे व्यक्ति ने कि आपकी स्वतंत्रता वहां पे समाप्त हो जाती जहां से मेरी नाक चालू होती है। आपकी स्वतंत्रता भी एक परिसीमा में है। सिद्धांत कहता है कि 19(2) के अंतर्गत ये जो हमने स्वतंत्रताएं बताई हैं, यह स्वतंत्रताएं पर निर्बंधन है। ये अबाध रूप से नहीं प्राप्त है हमको, कुछ शर्तों के अंतर्गत दी गई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं है और आम आदमी इन शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है। तो पहली शर्त ये है कि 19(1) के अंतर्गत जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह स्वतंत्रता में वह व्यक्ति भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोलेगा। जो हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए वह इस तरह से होना चाहिए कि भारत की संप्रभुता को खतरा ना हो, भारत की अखंडता को खतरा ना हो। कि भाई पता चला हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि भारत के अंदर अखंड हो गया, दो भाग हो गए, भारत के दो पार्ट हो रहे, देश हमारा दो भागों में विभाजित हो रहा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना। संप्रभुता सॉवरेनिटी जो है, संप्रभु, उस पर भी जो है खतरा नहीं है। तो संप्रभुता कभी आगे समझाएंगे, बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये मान लीजिए कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। संप्रभुता से ऐसा देश जो अपने मामले में स्वयं निर्णय करे, अमेरिका द्वारा गाइड ना हो, पाकिस्तान द्वारा गाइड ना हो, चीन के द्वारा गाइड ना हो, वह अपने समस्त निर्णय स्वतंत्र जो है स्वतंत्रता पूर्वक वह निर्णय कर सके। अगर वह सारे निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक करने में सक्षम है, करता है, उसके ऊपर मानसिक रूप से, उसके ऊपर किसी अन्य प्रकार से दबाव नहीं, आर्थिक रूप से, तो वह संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो संप्रभुता और अखंडता, इन दोनों के विरुद्ध स्टेटमेंट नहीं देना है भारत के नागरिकों को, ये शर्त है। आगे क्या है कि राज्य की सुरक्षा को खतरा न पैदा होने वाला, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए।
जैसे माइक लेके बोला कि हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, हैं? हम गोलियां चला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उस वो स्टेटमेंट से क्या होगा, राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खतरा ना हो, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है। इसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन पर भी नकारात्मक असर ना हो, ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना है। जो लोक व्यवस्था है, उसके विरुद्ध भी जो है स्टेटमेंट नहीं देना है। शिष्टाचार या सदाचार या न्यायालय की अवमानना से संबंधित स्टेटमेंट नहीं देना है। न्यायालय से शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध भी स्टेटमेंट नहीं देना है। न्यायालय की अवमानना, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना है कि न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, है ना? और जो है और कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना है कि किसी की मान, किसी का सम्मान, किसी की ख्याति पर प्रभाव पड़े और उसके मान की हानि हो जाए, मानहानि हो जाए। ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं देना। कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना है कि जिससे कि अपराध को बढ़ावा मिल जाए। एक्साइटमेंट में आकर के कोई जाके क्राइम कर दे। जैसे कि एक स्टेटमेंट जो है आ तो रहा है दिमाग में, लेकिन बोलना उचित नहीं है। तो उसको, क्योंकि सरकारी सर्विस करते हैं, है ना? तो उसकी जगह पर दूसरा स्टेटमेंट कोट करते हैं कि गोली मारो सालों को, इसको मारे गोली। ये स्टेटमेंट आर्टिकल 19 के अंदर बोलने ये अधिकार आर्टिकल 19 नहीं देता। आर्टिकल 19 ये अधिकार नहीं देता, क्योंकि इस स्टेटमेंट से राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है और अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। अबेटर का काम है ये, अबेटमेंट हो रहा है। आईपीसी के अंतर्गत ये एक आपराधिक कृत्य हो रहा है। ऐसे स्टेटमेंट को ढूंढ करके अधिवक्ता लोग जो है मुकदमे लगा देते हैं और फिर जो है नेता लोग चक्का लगाते हैं कोर्ट के अंदर। तो ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं देना है। ये जो निर्बंधन है, ये निर्बंधन इसलिए रखे गए हैं ताकि जो है भारत के अंदर शांति रहे और शांति पूर्वक लोग अपना जीवन यापन कर सके। अगर इन्हें भारत के नागरिकों को अबाध रूप से बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए, तो जो बोलते हैं गोली मारो सालों को, फिर वो क्या-क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे, हैं? तो भारत के नागरिकों को अबाध रूप से जो है राइट टू स्पीक नहीं प्राप्त है। इन निबंधनों के अंतर्गत प्राप्त है और जैसे ही इन निबंधनों का उल्लंघन होता है, वैसे ही जो है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाता है। जब भी कोई पढ़ा-लिखा आदमी, समझदार आदमी उनके स्टेटमेंट का विश्लेषण करेगा, तो फिर जो है वह न्यायालय के किस उस थाने से संबंधित वहाँ उस जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, उस थाने में एफआईआर होगी। अगर वहाँ पे नहीं होती है, तो फिर एसएसपी को आप दीजिए। एसएसपी के यहाँ भी नहीं होती है, तो फिर जो है
कोड के अंदर 156(3) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा। 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा। अगर 156(3) में नहीं जाते हैं तो 2 गवाहों को आपको लेके कंप्लेन केस फाइल करिए। इस तरीके से उस व्यक्ति पर ग्रिप बन जाएगी और उसको ये जो आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो निर्बंधन है उसका वायलेशन करने का मामला बनेगा। तो जो भी व्यक्ति बाहर स्टेटमेंट दे रहा है सोनवानी जी, वो आर्टिकल 19(1) और 19(2) के दायरे के अंदर रह के ही करेगा। इसके जैसे वायलेशन करेगा वो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन जो 194 है सदन के अंदर जो सदस्य हैं वो प्रोटेक्टेड है। ठीक, ओके। जी, मैं कह रहा था जो आर्टिकल जो 194 की जो 4 है, चौथी पॉइंट है, उसमें जो अन्य व्यक्तियों को जो कह रहे हैं जो भाग लेने का जो उनको अधिकार है, हाँ। तो मतलब वो ऐसा कोई उदाहरण है क्या जो सदन में बोले हो बाहर का व्यक्ति? हाँ, बोलते हैं भाई, बुलवाया जाता है, ले जाते हैं। जी। जैसे कि बाहर से अभी कोई गेस्ट आते हैं हमारे, दूसरे देश से आते हैं, और भारत के भी जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि कानून से संबंधित कोई ओपिनियन लेनी है, सदन में बुलाना है किसी को, या जो है किसी साइंस से संबंधित कोई ओपिनियन लेनी है, किसी साइंटिस्ट की आवश्यकता है या किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई भी व्यक्ति, है ना? किसी भी आवश्यकता के अनुसार जैसी आवश्यकता होगी, तो व्यक्ति को भी अनुच्छेद 194 1, 2 और 3 में जो अधिकार प्राप्त है, वो उस व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे। यानी कि वह व्यक्ति अगर जो है सदन में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जो मानहानि हानिकारक है ना? तो उसके विरुद्ध भी जो है न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो उसको भी वही सेम अधिकार प्राप्त है जो सदन के मेंबर को प्राप्त है। 1, 2 और 3 के द्वारा वो भी प्रोटेक्टेड होगा। सदन के अंदर अगर होगा तो। अब इसका कोई उदाहरण तो जो है केस लाज देखना होगा कि इस तरह के कौन-कौन से उदाहरण हैं। यहाँ पर तो इंटरप्रिटेशन जो है जो किया जा रहा है, कानून को समझाया जा रहा है। एक बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे पार्लियामेंट में। तो उनकी मुलाकात करते हैं, विशेष चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। अन्य देशों के भी लोग आते हैं, भारत देश के भी लोग आते हैं, तो ये तो देखना होगा। परंतु कानून ये क्लियर बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत सदन के सदस्य को राइट प्राप्त है 1, 2, 3 और 3 के अंतर्गत वही सारे राइट जो है ये चौथे कॉलम के अंतर्गत उस व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे बोलते समय। ठीक, ओके, मतलब देश और देश के बाहर के भी मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी हाँ अभिव्यक्ति कर सकते। हाँ, इसीलिए व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो यहाँ नागरिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जी। अगर नागरिक शब्द इस्तेमाल करते तो भी भारत का ही व्यक्ति होता, भारत का ही नागरिक होता। व्यक्ति शब्द की परिभाषा के अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है ना? इसलिए जो ओके, है फॉरेन के ओके। लोगों को भी पूरा अवसर यहाँ पे है और हमारे देश के तो है ही। जी, ग्रेट। ओके, वेरी वेरी थैंक यू सर। ओके। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। काफी अच्छी जो है चर्चा हुई है, और ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 194 है, और विधानमंडल में किस तरह की विशेषाधिकार है, और आम व्यक्ति को भी जो अधिकार है इसमें हमें जानने को मिला।
और हमारे संविधान विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर साहब ने काफ़ी गहराई से, बारीकी से सभी के बीच में इसे समझाने का प्रयास किए हैं। तो इसके लिए हम पुनः आज के एपिसोड में हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चूँकि समय की गति थोड़ी तेज़ हो गई है, आज समय बढ़ा है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मिली है। तो मैं चाहूँगा कि आज के हमारे संविधान ज्ञान चर्चा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दादरा साहब से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अध्यक्षीय प्रबोधन रखने का कष्ट करेंगे। आदरणीय दादरा साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। आज के जो इस संविधान चर्चा पे माननीय दिमान साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें सभी कुछ जानकारी दी है। तो आर्टिकल 124 और 25 दोनों में प्रिविलेजेस राइट्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली एंड देयर अलाउंसेस एंड सैलरीज के बारे में डिटेल में जो बताए हैं, तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो हर राइट टू स्पीक के साथ फंडामेंटल राइट के साथ जोड़कर जो हमें समझाया गया है, मैं आप जी का धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी जो जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हैं आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, तो उनको काफी अच्छी तरह से डिटेल में अपने अधिकारों को पता लगाया होगा। और इस चर्चा से हम ये भी मान सकते हैं कि मान्यवर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय में कितने विद्वान थे, जिन्होंने आज भी जो चर्चा में कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं, जो हमारी सोसाइटी में पिछले दिनों में सियासत में जो हो रहा है, उन वाकया को एग्जांपल बनाकर उनसे कंपेयर करके जो हमें समझाया गया है, तो हम आज बाबा साहब को भी नमन करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं कि उनके कितने दूरंदेशी विचार थे, जो आज भी संविधान के दायरे में रहकर हर एमएलएस एमपी को जो बोलना पड़ता है अपने लेजिस्लेचर असेंबली में और बाहर के जो भी जनसभाएं होती हैं वहां पर बोलते हैं। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया। मैं आज की अध्यक्षता करते हुए सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जितने भी आज जूम पर जुड़े हुए हैं साथी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो आज की यही सभा हम समाप्त करते हैं। आगे वो 27 चलिए। जी, सभी जी। जुड़ते हैं। तो बहुत-बहुत साधुवाद एडवोकेट दादरा साहब। आपके इस अध्यक्षीय प्रबोधन के बाद हम आज के संविधान ज्ञान चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और सभी के लिए माइक अलाउ कर दें और होस्ट जो है और हम सबे सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सबे सत्ता मंगल गाथा के साथ। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चाखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चाखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चाखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कच्चित् दुःखमागम साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। शुभ रात्रि।